नारे सिंध, तू जोरा भर मुँह जोरा भर, तू जो आवाज मुँह जो आवाज, तोखे ॾिसंदे थियो वेसा जाने खुदा सिंधु जीअंदी सदा, सिंधु जीअंदी सदा। हाणे अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकज़ी सदर ऐं इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के मरकज़ी अॻवान मोहतरम यूसुफ मस्ती खान साहब के गुजारिश कंदुसि तो वो अचे ऐं तव्हां सां मुखातिब थिए। मोहतरम यूसुफ मस्ती खान साहब। शुक्रगुजार हूँ कि आज एक ऐसे शख्सियत के सालगिरह पे हमें यहाँ इकट्ठा किया है, सब साथियों को, दोस्तों को, और हमें ये मौका फराहम किया है कि हम अपने ख्यालात का इज़हार करें। दोस्तों और साथियों, यहाँ काफ़ी बातें हुई और मैं समझता हूँ कि मैं भी उस बातों में कुछ इजाफा करूँ। साईं जी एम सैयद एक शख्स का नाम नहीं है, साईं जी एम सैयद एक सोच और एक तहरीक का नाम है। और साईं जी एम सैयद को खिराज तहसीन उस वक्त पेश किया जाता है और जा सकता है जब उसके अफकार के साथ हम जुड़ जाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ना सिर्फ उनके अफकार के साथ बल्कि सिंध में जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं उन सब के सोच को मुंजमद करके एक सिंधी कौमी तहरीक की तरफ न ले जाएं। यहाँ तहरीकें चली हैं, मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें चली हैं। बालादी साहब ने कहा कि 50 साल पुरानी हमारी तहरीक है। मैं समझता हूँ सिंध की तहरीक हज़ारों साल पुरानी है। सिंध के अवाम ने और सिंध की कौमी तहरीक ने हमेशा हमलावरों के साथ मुकाबला किया और कहीं कभी शिकस्त हुई, कभी वो जीते, लेकिन सिंध के कल्चर को, सिंध के ट्रेडिशन को, सिंध के ज़ुबान को वो मजबूर थे कि अपनाएं, क्योंकि सिंधी ज़ुबान, सिंधी कल्चर और सिंधी ट्रेडिशंस उस वक्त से लेकर आज तक 21वीं सदी में भी उसी तरह वैलिड है जैसे पहले था। सिंध की तहरीक, मेरे ख्याल, मैं समझता हूँ जीएम सैयद की जो तहरीक है वो उन तहरीकों का एक तसलसल है, लेकिन शक्ल बदलते रहे हैं। चूँकि उस वक्त कोई बादशाहतें थीं और हमले होते थे और बड़े बड़े हमलावर आके कब्ज़ा करते थे, उस कब्ज़ागिरियत के ख़िलाफ़ फिर सिंध लड़ता था और अपने काबज़ीन को बेदखल करने की कोशिश करता था, जिसमें काफ़ी हद तक फिर जीएम सैयद के दौर में उनको कामयाबी भी मिली। यहाँ कहा गया कि जी पाकिस्तान जिना ने इस तरह बनाया कि यहाँ मजहबी रुझानात सरियत कर गए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक तारीखी एक्सीडेंट है। ना जिना पाकिस्तान बनाना चाहते थे, ना कोई और यहाँ पाकिस्तान बनाना चाहता था। अगर जिना की तहरीक को आप देखेंगे तो विद इन इंडिया एक कॉन्फेडरल तहरीक थी जो माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए लड़ रही थी विद इन इंडिया। और 1946 तक जिना ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। 1940 के करारदाद में भी आपको कहीं भी पाकिस्तान का लफ्ज नहीं मिलेगा। लेकिन अंग्रेज ने साजिश की। अंग्रेज की साजिश ये थी कि जब दूसरी जंग अजीम में हिटलर को शिकस्त हुई तो ट्रूमैन ने लेटर लिखा चर्चिल को कि अब आप कॉलोनीज को आज़ाद करें। चर्चिल जवाब देता है कि जी मैं उस वक्त तक इंडिया से नहीं जाऊंगा जब तक इंडिया को मैं डिवाइड नहीं करूंगा और एक फ्रंट लाइन मुस्लिम स्टेट जो कि सोशलिज्म के खिलाफ खड़ा करूं, ताकि सोशलिज्म अब हमारा असली दुश्मन है। फिर उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से नॉर्थ से जो रिक्रूट किया हमने फौज को,
जिस तरीके से और जिस ईमानदारी के लिए हमारे साथ, हमारे शाना बशाना हमारी हुकूमत के लिए ये फौज लड़ी, हमारी अपनी जो फौज थी बरतानिया की, वो भी इस दिलेरी से नहीं लड़ सकी। तो इसलिए अब जरूरी हो गया है कि एक फ्रंट लाइन स्टेट इस्लाम के नाम पर बनाकर सोशलिज्म के खिलाफ खड़ा किया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री था। कोई नहीं चाहता था पाकिस्तान बने। आप देखेंगे कि अंग्रेज आने से पहले यहां आजाद और खुद मुख्तार रियासतें मौजूद थी। बलूचिस्तान में खवानीन कलात की हुकूमत थी, पंजाब में राजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी, सिंध में मीरा ने टालपुर की हुकूमत थी, सूबा KPK जो था सूबा सरहद, वो अफगानिस्तान का हिस्सा था, जिसे राजा रंजीत सिंह ने बाद में फतेह करके पंजाब में शामिल किया। बाद में अंग्रेज ने उसे अलग सूबा बनाकर फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से उसको वजूद में लाया, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो ग्रेट वॉर है उसके खिलाफ वहां से लड़ा जाए। तो ये मुमलिकत पाकिस्तान, खुदादाद पाकिस्तान जो कहते हैं, तो वाकई ये तो एक ऐसे बम की शक्ल में हमारे सर पर आकर गिर गया। जब ये हमारे सर पे आके गिरा, जैसे कि नासिर मंसूर ने कहा, हमारी बदकिस्मती ये हो गई कि वो ब्यूरोक्रेट्स और वो फौज जो अंग्रेजी साम्राज्य को के लिए लड़ रही थी इस खित्ते में, वो आके काबिज हो गए। और बड़ी मुश्किल बात यह है और बड़ी अफसोसनाक बात यह है, फिर इस रियासत ने शुरू की यहाँ से कि यहाँ की जो इंडिजीनियस लीडरशिप थी, जो बादशाह खान की शक्ल में थी, GM सैयद की शक्ल में थी, पंजाब में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की शक्ल में थी, बलूचिस्तान में मीर बीरजंजो की शक्ल में थी, सिंध में GM सैयद की शक्ल में थी, इनको सियासत से बेदखल किया जाए। ये सारी पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं, इन इंडिजीनियस पॉलिटिशियंस को पीछे धकेलने के लिए थी, क्योंकि ये इंडिजीनियस पॉपुलेशन लेफ्ट ओरिएंटेड थी, कॉम्परस थे लेकिन लेफ्ट ओरिएंटेड थे, एंटी इंपीरियलिस्ट थे, कॉलोनियल निजाम के खिलाफ लड़े थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इनको बरतरफ किया जाए, इनको एक तरफ किया जाए, वरना आलमी साम्राज्य का जो मकसद है सोशलिज्म के साथ इस्लाम को लड़ाने का, वो पूरा नहीं हो सकता। बल्कि ये सारे अगर बरसर इक़्तिदार आ गए तो ये सोशलिस्ट कैंप का हिस्सा बनेंगे, साम्राज्य कैंप में नहीं जाएंगे। तो इस रियासत ने फिर वो धंधा शुरू कर दिया और फिर एक कू आया, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का कू था, गुलाम अहमद की शक्ल में, काफ़ी साल हो रहा। उसके बाद फिर फौज ने देखा कि जी मैं खुद क्यों ना आऊँ, तो 58 में फौज ने आके टेक ओवर किया और हमें टोटली आलमी साम्राज्य के साथ नत्थी कर दिया अयूब खान के ज़माने में। और हमारे जो मुआहदे हुए 54 में, जो सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट हुए, उसमें हम टोटल पाकिस्तान को जो है, इस रियासत को गुलामी की तरफ ले गए साम्राज्य की, और उसका पिट्ठू बना दिया। उसी वक्त से यह गंद अभी तक साफ नहीं हुआ। कहते हैं जी आप पाकिस्तान के साथ वफादारी करो, पाकिस्तान की तारीफ करो। जैसे कि अभी एक साथी ने कहा कि वतन और रियासत में फर्क होता है। हमारा वतन सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है। हमने मिल करके अपनी सॉवरेनिटी मुश्तरक करके पाकिस्तान बनाया। और अगर पाकिस्तान, और सबसे बड़ा पाकिस्तान बनाने वाला बंगाल था, जो 1906 में मुस्लिम लीग भी वहाँ बनी, और पहली मरतबा जो मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मिली इलेक्शंस में, वो बंगाल में मिली। पंजाब भी यूनियनिस्ट था। पंजाब उस वक्त शामिल हुआ मुस्लिम लीग में जब कांग्रेस ने लैंड रिफॉर्म्स किए, और वहाँ के वडेरों ने देखा कि अब हमारे लिए तो मसला बड़ा तंग हो गया अगर हम मुस्लिम लीग में ना जाएं और इसका मुकाबला ना करें, इस लैंड रिफॉर्म्स का जो 50-50 एकड़ दे रहा है। तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग में शमूलियत की। और जब पाकिस्तान बना, वहाँ का जो जागीरदार था
मुख्तलिफ राजाओं की शक्ल में, महाराजाओं की शक्ल में जो अपनी रियासतें छोड़ के यहाँ आया, उनको यहाँ ज़मीनें दी गई और यहाँ के जो वडेरा शाही था उनसे गठजोड़ करके पाकिस्तान पे इन्होंने कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने के बाद फ़ौज के मातहत कर दिया पाकिस्तान को, क्योंकि वो समझते थे उनका दिफा सिर्फ फ़ौज ही कर सकता है, अवाम तो उसे तस्लीम नहीं करता उनको। उस वक्त से ये फ़ौज यहाँ नाफिज हो गया। ये हम कहना चाहते हैं कि जी वतन और रियासत में फ़र्क है। बंगाल ने जब देखा कि ये रियासत मैंने तो बनाया लेकिन मेरे मुफादात का ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, तो अलहदा हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान उस वक्त टूटा जब जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान का कौमी ज़ुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगा। बंगाल उठ के खड़ा हो गया अपनी ज़ुबान की दफ़ा में। उस दिन से पाकिस्तान टूट चुका था। फिर फौज ने सोचा कि यार ये बड़ी अक्सरियत है, इसको अलहदा किया जाए। और अफसोस की बात यह है कि जब 1 यूनिट बना रहे थे, अजीब बात यह है, आप अगर बहुत सी किताबें आजकल निकली हैं, 1 यूनिट का मुखालफत पंजाब ने किया, लेकिन बंगाल ने उसकी हिमायत की उस वक्त ये कहकर कि कम से कम हमें 50% तो शेयर मिलेगा, वरना तो हमें नहीं कुछ मिल रहा, 50% तो हमें मिलेगा। तो आपने देखा कि जब 1 यूनिट बना, 1 यूनिट में सोहरावर्दी और डॉक्टर खान साहब जो है वो लीडर बन गए। KPK से डॉक्टर खान साहब जो खुदाई खिदमतगार तहरीक का हिस्सा थे, और फिर सोहरावर्दी साहब ये 1 यूनिट में आके लीडर बन गए। कहने का मतलब यह है कि वतन और रियासत में फ़र्क है। अगर ये रियासत मेरे वतन का दिफा नहीं करता, मेरे ज़ुबान का दिफा नहीं करता, मेरे ट्रेडिशंस का दिफा नहीं करता, तो मैं लानत भेजूं ऐसे रियासत पे क्यों रहूं? ऐसे रियासत में मैं नहीं रह सकता जो मुझे तस्लीम ही नहीं करता। आइन की बात हुई, 18वीं तरमीम बड़ा ढोल शोर से कहा गया कि बड़ी ज़बरदस्त है। 18वीं तरमीम भी कॉम्प्रोमाइज़ का हिस्सा थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भी वोट दिया असेंबली में उसको, ये आपके काफ लीग ने भी वोट दे दिया, और ये समझा कि जी चलो हमें कम से कम और कुछ नहीं 50%, अभी तो ये मुतालबे कर रहे हैं फेडरेटिंग यूनिट्स के जी सारे साइल और वसाइल हमारे हैं, चलो 50% तो हमको इनके वसाइल से मिल रहा है, और 50% 18th अमेंडमेंट के ज़रिए से फेडरेशन के हवाले कर दिया गया। जाहिर है जब आप 50% अपने वसाइल फेडरेशन के हवाले करते हो तो फेडरेशन प्रिवेल करता है। 2 किस्म की रियासतें होती हैं जी, एक तो डिवॉल्व रियासत, एक रजाकाराना रियासत। डिवॉल्व रियासत वो होती हैं जिस सारे ये कब्जा करके और सारे इक़्तिदार अपने हवाले कर लेती हैं, और जब शोर मचता है तो थोड़ा थोड़ा डिवैल्यूएशन करते हैं और कहते हैं देखो जी हमने तो ऑटोनॉमी दे दी। रज़ाकाराना रियासत वो होती हैं जैसे 1940 की करारदाद के मुताबिक जिन्ना ने जो GM सैयद से वादा किया था उसका पास रखा जाता और उसको आइन का हिस्सा बनाया जाता। खान ऑफ कलात के साथ जो एग्रीमेंट हुई थी, अलाक हुआ था जब बलूचिस्तान का, उसको आइन का हिस्सा बनाकर उसके मातहत जो है इस रियासत को चलाया जाता। तो आज एक मुख्तलिफ किस्म का ये रियासत होता। अब भी आप देखेंगे 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं कि जी 21वीं सदी के पिक्चर में देखें, 21वीं सदी में भी अब कोविड के बाद बड़ी तब्दीलियां आ रही। इनइक्वालिटी जो दुनिया में है वो किस तरह खत्म होगा उसके ऊपर भी बहसें चल रही हैं अभी। क्या ये जो इनइक्वालिटी है, जो ये क्लास सिस्टम है, वो उसी तरह खत्म होगा जैसे 1917 में रूस में हुआ था, या उसकी शक्लें अब कुछ और होंगी? इसके ऊपर अभी बहस है। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। अभी एक किताब लिखी है थॉमस पिकेटी ने, कैपिटलिज्म एंड आइडियोलॉजी, बड़ी खूबसूरत किताब है। तो वो ये कह रहा है कि जी 21वीं सदी में जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी था, हम तो यहाँ जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, मुंतखब नुमाइंदे आ जाते हैं, पार्लियामेंट बैठ जाती है, तो हमारे यहाँ हो जाता है कि जी अब डेमोक्रेटिक हुकूमत है, अब पार्लिमानी हुकूमत है। अब ये पार्लिमानी हुकूमतें भी कैसे आती हैं वो हम सब जानते हैं।
अवाम के वोट को चोरी करके हमेशा नए नए लीडर यहाँ उभारे जाते हैं, कभी नवाज शरीफ की शक्ल में, कभी भुट्टो की शक्ल में, कभी जो है वो अभी इमरान खान की शक्ल में। अब तो ये रियासत बिल्कुल गैरसन स्टेट हो गया है। पार्लियामेंट बेकार है, कोई बहस वहां नहीं हो सकती, ऑर्डिनेंस के जरिए से चला रहे हैं। सारे सतून इस रियासत के खत्म हो चुके हैं, एक सतून पे खड़ा है, वो है फौज, और वही हमारी किस्मत का फैसला कर रही है। कुछ लोग कहते हैं जी इमरान खान, मैं कहता हूं इमरान खान तो बोलड़ी है, वो तो नाचेगा ना, जब डुगडुगी बजेगा जीएचयू का वो नाचता रहेगा, वो तो बोलड़ी है। असल जो हदफ है हमारा, इस फौज से कैसे जान छुड़ाएगा। जब तक इस फौज को हम दोबारा बैरक्स में नहीं भेजेंगे, इस मुल्क में ना जमहूरियत आ सकती है, ना कौमों को आज़ादी और इख्तियार मिल सकता है, और ये कौम जो है इसी तरह गुलामी की ज़िंदगी बसर करता रहेगा। हम छोटे छोटे बातों में खुश हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जी अचानक हमारी ये जो बड़े बड़े वो इंटेलिजेंसिया है और सिविल सोसाइटी है और फलाना है, छोटा सा एक इशू उभरता है, वो आके प्रेस क्लब के सामने 500-200 लोग जमा होके बैनर करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके चले जाते हैं घर, और समझते हैं कि हमारा काम हो गया। यहाँ एक इनकलाब की ज़रूरत है। इन सारे फोर्सेस को इकट्ठा करके एक ऐसा इनकलाब जो कौमों की आज़ादी की भी बात करे, जो कुचले हुए तबकात की और यहाँ के गरीब किसानों की भी बात करे। आपने देखा कि जब भी इस रियासत को ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपकी कौमी तहरीकें ज़रा जोर पकड़ती हैं, तो ये रियासत अपने एलाइज को ढूंढता है वडेरों में, ये रियासत अपने एलाइज को ढूंढता है सरदारों में, ये रियासत अपने एलाइज को ढूंढता है चौधरियों में, और उनको इकट्ठा करके और एक इलेक्शन करा के और सब आवाम नाच रही होती है, जिए 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 भुट्टो, जिए नवाज शरीफ, जिए फलाना शरीफ, और वो फिर गुलाम बन जाती है। अब तो ये पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है, पहले तो इसके खरीदार बहुत थे, अब ये बेचारे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, वबा में खरीदो, खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस पर अब किसी को भरोसा नहीं। तो इस कौमी तहरीक को अगर आपने जीएम सैयद की नज़रिए से देखना है और ले जाना है, आप सबको याद होगा कि जीएम सैयद, मीर बीजंजो, खान गफ़ार खान, इन्होंने मिलकर जब ये मुल्क बना, इन्होंने मिलकर जो है एक पार्टी बनाई, नेशनल अवामी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई, जो एंटी साम्राज्य थी, जो लेफ्ट की थी, जिसको जिस तरीके से मारा। बलूचिस्तान आप देख रहे हैं, सिंध आप देख रहे हैं, रोज़ाना हमारे नौजवानों को उठाया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, हमारी माँ और बहनों की बेहुरमती की जाती है, और कहते हैं कि जी आप ये रॉ के एजेंट हैं। भाई ये रॉ के एजेंट तो बनेंगे ना, जब आप अमेरिका के एजेंट बनकर इनको मारते हो, तो क्या इनको ये हक हासिल नहीं है कि रॉ के एजेंट बने और आपको मारें? किस तरीके का रियासत आप चलाना चाहते हैं? बड़ा वो हुआ जब साहब, एक ज़माना था कि जी बलूचिस्तान पैकेज का बड़ा मशहूर हो गया, जी बलूचिस्तान पैकेज हम दे रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान से फौजें वापस करो, बलूचिस्तान में फौजकशी बंद करो। आप बलूचिस्तान को पैकेज के नाम पर जो है वो कॉस्मेटिक वो कर रहे हो, रंग दे रहे हो, लेकिन आप ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि जी फौज को हटाओ बलूचिस्तान से? जिस दिन पैकेज का ऐलान होता है, हमारे 3 साथी गुलाम मोहम्मद की शक्ल में, लाला मुनीर की शक्ल में और शेर मोहम्मद बलोच की शक्ल में उठाए जाते हैं, मारे जाते हैं, और उनके जो रस्से से बांधकर उनको दरख्त पे लटकाया जाता है। फिर उनके रिश्तेदारों को कहा जाता है जाओ अब लाश ले लो, और वो लाश सड़ी हुई होती है उस वक्त। ये पैकेज दिया बलूचिस्तान को इन्होंने। सिंध में हर रोज लोगों को उठाया जा रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है जो उठाया जा रहा है ना। इसी तरह पंजाब में जो भी सही बात लिखे वो गायब हो जाता है।
और उसके बाद जब आते हैं वापस घर तो उनसे बात करो तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते, इतने डरे हुए होते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिससे मैं मिला हूँ, बात करता हूँ, लला चुप करो, ये बात खुदा के वास्ते मत करो, इस तरह डरे होते हैं। आज हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। आज पहली मर्तबा, जैसे हमारे साथी डॉक्टर रियाज साहब ने कहा, पंजाब में बोर्जुआ क्लास जो है रेजिस्ट कर रहा है, और ये नारे जो हम पहले लगाते थे और गद्दारों के जाते थे, अब खुद पंजाब से ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, नारे लग रहे हैं। खुद पंजाब इस वक्त ये मुतालबा कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को जाना चाहिए बैरिक्स में और उसको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि अगला जो गद्दार है सबसे बड़ा, वो नवाज शरीफ होगा पंजाब से। और ये भी कोई बात नहीं कि आगे चलकर पंजाब, जैसे बंगाल अक्सरियत थी उसने सीट किया, यहाँ का तो रस्मी यही है कि मेजॉरिटी से सीट करके चला जाता है। और ये कोई बात नहीं कि कल पंजाब कहे कि जी ये पंजाब और वो पंजाब एक हैं, हम वापस जाना चाहते हैं, अपने उस पंजाब के साथ जुड़ना चाहते हैं। हालात ऐसे बनाए गए और इस सारे कसूरवार ये फौज है। कहते हैं कि जी हम मुल्क को डिफेंड करते हैं, इसको कुछ मत कहो। जिस वक्त मुल्क को डिफेंड करने की जरूरत पड़ी थी बंगाल में, पतलूने भी छोड़कर आ गए थे, हथियार से छोड़ पतलूने भी छोड़कर आ गए थे। खुद एयर मार्शल असगर खान कहता है कि 4-5 जंगें हम लड़ी और सब हम हारे, और पहल भी हमने की, हारे भी हम। हद की बात तो यह है कि कहते हैं मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, और जो लोग मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे थे कम से कम वो मुस्लिम लीग से ये पूछते कि भाई तुम्हारा मैनिफेस्टो कहाँ है। मैनिफेस्टो ही नहीं था, ना कोई मंशूर, ना कोई मैनिफेस्टो, ना कुछ। तो इसलिए ये रियासत जो है ये इस तरह चलने वाला नहीं है। कम से कम हम बलोच, सिंधी, पश्तून, अब पंजाबी भी फौज के गुलाम बनकर इस मुल्क में नहीं रहेंगे। ये हमारा हक है। अगर तुम गुलाम बनाना चाहोगे तो ये आज़ादी लेना मेरा हक है, बैनुल अक़वामी हक है कि मैं आज़ादी दूँ। मैं खालिक हूं तुम्हारा, मैंने तुम्हें बनाया, मैं नहीं होता तुम नहीं होते। और मेरे ऊपर आके तुम इस फौज को मुसल्लत करके, उस ब्यूरोक्रेसी को मुसल्लत करके, और आपने जो है हमें गुलाम बना दिया है। थोड़े से अगर रियायत देते हैं, फौरन टीवी में आता है जी इतने हमने नौकरियां दी हैं सिंध को, और सिंध खुश हो जाता है क्योंकि सिंधी जो है अभी इस वक्त उस तरीके से उसका वो नहीं है, वो उसको नौकरी मिलता है तो वो एक आसूदा गुलामी को अपना लेता है और बड़ा कमोरा बन के फिर खुद सिंधियों को लूटता है। आपने देखा होगा जितना करप्ट सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सिंधी कामोरा है और ब्यूरोक्रेट है, कोई भी नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान में जितना करप्ट बलोच ब्यूरोक्रेसी है और कोई भी नहीं है। औरों के साथ तो लड़ भी सकते थे, बहस भी कर सकते थे, इनके साथ तो नहीं है। ऐसा अपने को बना देते हैं कि जैसा बस सही है, इतने पैसे नहीं दोगे नहीं होगा, ऊपर देना है। फौरन कहते हैं ऊपर देना है। ऊपर किसको देना है वो तो सब जानते हैं, जरदारी साहब बैठा हुआ, उसको देना है। तो इस पूरे निजाम के खिलाफ हमने लड़ना है, और बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। उसके लिए जरूरी है कि सारे जो डिवाइडेड किस्म के लेबर तंजीमें हैं वो एक लेबर तंजीम बनाएं। सारे जो लेफ्ट नेशनलिस्ट ओरिएंटेड पार्टीज हैं वो अनापरस्ती छोड़कर एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाएं, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, एक झंडा बनाएं, एक मंशूर बनाएं, एक मुत्तहिद होकर चलें। बहुत गंभीर वक्त से हम गुजर रहे हैं, खासकर सिंध और बलूचिस्तान। और सिंध और बलूचिस्तान की इस वक्त जितनी सख्त जरूरत है यूनिटी की, इससे पहले शायद कभी नहीं थी। तो इसलिए अगर जीएम सैयद के इस नजरिए को कामयाब बनाना है, उसे इस
इस ख्वाहिश को कामयाब बनाना है। वो तो सीधा सीधा सिंध की आज़ादी के लिए काम कर रहा था। वो तो मायूस होकर 1940 के करारदाद पर जब उसे बिट्रे किया गया, वो तो मायूस होकर सीधा सीधा सिंध की आज़ादी की बात करता था। अब हमारे सिंध के साथी जो हैं, जितने भी हैं कौम परस्त अपने को कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तहरीक उभारते हैं, एक इशू आता है, उसको उभारते हैं, उसके बाद अचानक वो सोडे की जोश की तरह बैठ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आ जाता कि अब बस करो, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आ जाते हैं। तो ये सारे रवैये हमको बदलने होंगे। बहुत गंभीर लड़ाई है, बहुत सख्त लड़ाई है, आसान नहीं है। आप देख रहे हैं पंजाब का जो हीरो है, जो हम कहते थे कि जी पंजाब अपना लीडर पैदा करे, पंजाब ने सिविलियन लीडर जब पैदा किया, वो इस मुल्क में आ नहीं सक रहा, उसके पूरे खानदान को तबाह किया जा रहा है। तो ये नहीं है कि जी पंजाबी नहीं है, क्या रियासत ही ऐसा है, रियासत की तश्कील ही ऐसी कर ली गई है कि वो यूनिटी नहीं होने देता, सिंध और पंजाब की यूनिटी नहीं होने देता, बलूचिस्तान और सिंध की यूनिटी नहीं होने देता, KPK और बाकी मजलूम कौमों की यूनिटी नहीं होने देता। और आप देख रहे हैं सब अपनी अपनी तहरीकें अलग करके चला रहे हैं। उधर PTM है, उधर फलाना है, उधर आज़ाद बलूचिस्तान है, इधर जो है 10 किस्म की GM सैयद के चाहने वाले हैं, 10 किस्म की पार्टियां हैं। तो अगर हम सीरियस हैं कि साईं GM सैयद के नजरिए को, शाह इनायत के नजरिए को, बिट शाह के नजरिए को, सच्चल सरमस्त के नजरिए को कामयाब बनाएं, तो इन सारे नजरियों को इकट्ठा करके हमको एक लंबी तहरीक बनाने की जरूरत है। और उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हमारी औरतों का भी उसमें शामिल होना है। आज के दौर में औरतों का बड़ा किरदार है, हमेशा रहा है। ये नहीं है कि आप अगर अपनी तारीख पढ़ेंगे, बहुत सी ऐसी औरतें भी हैं जो ऐसे लड़ी हैं कि मर्दों से ज्यादा उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और लड़ाई। खुद बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी बहुत सी ऐसी औरतें। तो इसलिए गुजारिश ये है, आपका काफ़ी वक्त ले लिया, साईं खालिद साहब से माफ़ी। तो मेरे ख्याल में इसकी हमको ज़रूरत है और इस पर हमें काम करना चाहिए और इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए यूनिटी कायम करनी चाहिए। यूनिटी और स्ट्रगल के बगैर ये तहरीकें कामयाब नहीं होंगी। जितने ज़्यादा तंजीमें होंगी, उतनी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट डिविजन्स क्रिएट करेगा और आपस में लड़ाएगा। ये उसका काम है। जहाँ उसने देखा डिवीजन है वो, तो आज के दौर में तो कोई ऐसी तंजीम नहीं है जिसमें ISI मुलविज़ ना हो। घुसे हुए हैं हर तंजीम के अंदर। पार्लियामेंट का फैसला होता है तो उधर वो चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, उस वक्त मैंने आसिल बीजंजो को कहा कि भाई तुम नहीं जीतोगे, तुम्हें नहीं जिताएंगे भाई। वो उसने कहा यार अक्सरियत है। मैंने कहा देख लेना अक्सरियत कैसे अक़लियत में तब्दील होती है, देर नहीं लगेगा। हार गया, अक्सरियत होते हुए हार गया चेयरमैन का इलेक्शन। क्यों? ISI बैठा हुआ था। अब और भी ज्यादा गंभीर सूरत हाल इस तरीके से है कि ये जो ब्रॉडशीट का मसला आ गया है, ये जो ब्रॉडशीट के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग केस की भी मसले आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ फंस चुकी है इसमें। और उसने फिर वो दरख्वास्त दी है मुस्लिम लीग नून और उसके खिलाफ भी। मुझे डर है कि कहीं ये तीनों को नाअहल करार देकर ये एस्टेब्लिशमेंट कोई नई सियासी तंजीम ना खड़ा कर दे। ये भी हो सकता है, मुमकिनात में एक नई आप देखेंगे कोई तंजीम बन गई, जिस तरह पेट्रियट बना, फलाना बना, MQM बना, ये बना, इसी किस्म का एक नई तंजीम आगे आएगी। अब बोलेंगे जी ये तो पाक और साफ लोग हैं, ये तो नहीं थे पार्लियामेंट में, ये तो ये भी नहीं थे, वो भी नहीं थे, अब इसको वोट करें। और उसके लिए वो पैसा भी देंगे और पब्लिसिटी भी करेंगे और सारे को कंट्रोल करके और वन पार्टी रूल की तरफ ले जाएंगे आप सबको, और उसमें राज करेगा बाजवा साहब। मेहरबानी। GM सैयद कहें फर्द जो नालो न पर एक सोच ऐं फिक्र जो नालो। जिन्ना साहब 1946 ताईं पाकिस्तान ठाराइण जे हक़ में कोन हो। जेका रियासत मुंहिंजे वजूद खे तस्लीम न करे
मुंहिंजे वतन जो तहफ़ुज़ न करे मां अहिड़ी रियासत खे नथो मञा। इहो कामरेड यूसुफ मस्ती खान साहब